नहीं, सुभाष महरिया देखिए, यहाँ से एमएलए चुनाव लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? बैठते रहेंगे। टिकट दे तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ कि 10 बजे पहले कांग्रेस से शिक्षक का बेटा होकर के गोविंद जी ने और शिक्षकों की जो बेइज्जती की वो इतिहास में दोबारा हमें देखने के लिए अपने लक्ष्मण को नृत्य का बड़ा बनाने का जो काम किया, तो बगैर पैसे लिए आज भी काम नहीं होते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात। जी का फोन से कोई बात करवा देंगे तो कोई भी मसला हल हो सकता है। अदरवाइज कोई बीजेपी का आदमी जाता है या लोकल कोई आदमी जाता है, उसकी एक मोटरसाइकिल को भी खड़ा करवा लिया और 1000 रुपये देकर को छुटाना चाहें, क्यों आएंगे? नहीं, क्यों आएंगे? बीजेपी पार्टी ज़्यादा अच्छी है तो फिर को छोड़ के क्यों गए? फिर कांग्रेस में रहकर यहाँ क्यों आएंगे? अगर सुभाष महरिया आज देश के कद्दावर नेता हैं कांग्रेस में, वो अगर बीजेपी में आते हैं तो हो सकता है गोविंद जी बीजेपी में आते, बीजेपी को भी ये नाती का बड़ा बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये स्पष्ट आप ये क्लियर कर रहे हो कि यहाँ से सुभाष महरिया का कोई चांस नहीं है बीजेपी से। जिंदगी भर हम उनके पीछे रहेंगे क्या? तो क्या लक्ष्मण की जनता में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो यहाँ से कोई चुनाव लड़ सके, या बीजेपी कार्यकर्ता में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चुनाव लड़ सके? कांग्रेस से लाकर चुनाव लड़ेंगे क्या हम? कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। ये जो बीजेपी है उसमें से कोई न कोई आदमी पैदा होगा और जो चुनाव लड़ेगा और शानदार तरीके से चुनाव जीतेगा, कमल खिलेगा लक्ष्मण की बार। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगोर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से बीजेपी के लिए बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व माने जाते हैं। आसपास के लोगों में इनकी इतनी अच्छी पकड़ है। फिलहाल इनकी पत्नी बीजेपी से जिला परिषद सदस्य है और इनका नाम है रतनलाल जी गोदारा। तो उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि कैसा लक्ष्मणगढ़ में इनके लिए माहौल है, क्या कुछ स्थितियाँ क्लियर करते हैं, कितनी उम्मीदें इनको है और जनता से इनका क्या कनेक्शन है, आज तक के चुनाव में क्या भूमिका रही है, ये सब जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं रतनलाल जी गोदारा। नमस्कार साहब, नमस्कार। आपने टाइम दिया हमारे चैनल पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी हमारे पास यहाँ चलकर आए थोड़े से कार्यकर्ता के पास में, इसलिए आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते आप छोटे तो नहीं हो सकते, ये तो हम आपने गलत बोल दिया, क्योंकि वहाँ पे हर कार्यकर्ता समान होता है। रतनलाल जी गोदारा को हम लोग अभी एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में देख रहे हैं बीजेपी के काफ़ी टाइम से। आपकी अर्धांगिनी फिलहाल वर्तमान में जिला परिषद सदस्य है, तो आपको हम इस रूप में तो जान रहे हैं, लेकिन लोग आपको जानना चाहते हैं कि कैसे रतनलाल जी गोदारा एक सामान्य किसान परिवार से होने के बाद में चुनाव की तरफ कैसे रुख कर लिया। जब हम 20 साल के नहीं थे उस समय से ही जब चुनाव आते थे तो हम किसी आदमी के पास जाते थे, वहाँ उनकी बातें सुनते थे। उसी दिन से धीरे धीरे मेरे अंदर राजनीति की इच्छा जागृत हो गई। मैंने पंच का चुनाव लड़ा, सरपंच का चुनाव लड़ा, पिछली बार पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और इस वर्ष जिला परिषद का चुनाव है मैडम ने लड़ा। और मैडम ने जो चुनाव लड़ा वो 11 पंचायतों से लड़ा, जहाँ पर आज तक इतिहास में कभी बीजेपी जीती नहीं। उस वार्ड से पहली बार लक्ष्मण में बीजेपी की जीत मिली, जिसमें खीरवा, डूडवा, रणावा पंचायत या फिर खिमासर पंचायत जो है वहाँ पर मोमडन ज़्यादा थे। उसके पश्चात भी हमें और हमारी पार्टी को अल्पसंख्यकों ने बहुत ज़्यादा वोट दिए। खीरवा एक ऐसा गाँव है जिसमें आज तक के इतिहास में 2300 वोट में से 300 वोट बीजेपी को नहीं मिले। उसके पश्चात भी और मैडम को उन्होंने हजारों वोट देकर के जीत दिलवाई। इसलिए पूरे बेल्ट को और लक्ष्मण जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रतनलाल जी, अगर हम बात करें यहाँ पे आपके लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की, गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पे बड़े लंबे समय से काबिज हैं सीट पे, और जैसे हम सुनते हैं देखते भी हैं कि बहुत सारा काम भी उन्होंने यहाँ पे करवाया है। आप किस रूप में देखते हैं कि बीजेपी के लिए यहाँ पे क्या चांसेस हैं, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे इतनी मजबूत है, यहाँ पे एक बड़ा बाहुल्य क्षेत्र ये भी है कि मुस्लिमों वोट का है, तो उसको लेकर भी कांग्रेस हमेशा आश्वस्त रहती है कि ये हमारा है। आप क्या कुछ किस रूप में देखते हैं, बीजेपी की स्थिति यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ में कैसी है? गोविंद डोटासरा किस्मत के धनी हैं जी। साधारण परिवार से थे, पहले प्रधान बन गए, फिर त्रिकोणीय संघर्ष में 34 वोटों से एमएलए बन गए। दूसरी बार सुभाष जी महरिया, जोशी जी और फिर त्रिकोणीय संघर्ष बना, उसमें भी जीत गए। 33% उसने वोट नहीं लिए, 70% वोट विपक्ष में थे। उसके पश्चात त्रिकोणीय संघर्ष की वजह से जीत गए और फिर सरकार आई तो एक बड़े ओहदे पर चले गए, लेकिन बड़े थे नहीं और बड़े हैं भी नहीं।
अभी तो पार्टी ने बना दिया, वो अलग बात है। उनकी इतनी ज़्यादा मजबूत पकड़ नहीं थी, अगर पकड़ होती तो कम से कम 50% वोट लेते। लेकिन कई बार बीजेपी की फूट है या फिर आपस की खींचातान है या कुछ समय की वजह से कोई संजोग बन जाता है, उसकी वजह से वो जीता है। तो आप क्या मानते हैं लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह जी की जीत एक मतलब संयोग है मात्र संयोग है, काम नहीं करा उन्होंने? नहीं, मात्र संयोग से जीते हैं। आज अगर बीजेपी सही सलामत तरीके से सबको बैठा करके अच्छी तरह से टिकट दे तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि 10 बजे पहले कांग्रेस सिमट जाएगी। हमने देखा कि यहाँ पे शेखावटी वो उत्सव करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और सांस्कृतिक यहाँ पे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे इकोलॉजिकल पार्क बनाया है और गोविंद सिंह हमेशा अपने भाषणों में ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हमने जो कहा हमने वो किया है। क्या लगता है नहीं किया वो? देखो, जो कहा वो नहीं किया है। वो पार्क अभी आपके सामने पड़ा है, उसमें 3 बीघा में दूब लगाने से और 100, 200, 500 पेड़ लगाने से वो पार्क नहीं बना है। आज भी आप देख सकते हैं, कहने के लिए तो अखबारों में मोटी मोटी बात आती है, वहाँ पर वो पार्क बन गया। अभी आप जाके देख लो, आज प्रत्यक्ष में जाके देख लो कौन सा पार्क बन गया, कितने करोड़ रुपए उसमें लग गए। जो खर्चा लगा उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। शहर की किसी भी गली में चले जाओ, सब सड़कें फूटी हुई हैं। और ये एक बार सड़क बनाते हैं, दूसरे दिन उसमें नाला डालने का काम करते हैं, उसमें पैसे खाने का, भ्रष्टाचार का जो काम है वो सबसे ज़्यादा इस कांग्रेस के राज में हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आप कह रहे हो कि संयोग बस वो चीज़ें हुई थी, बीजेपी का दुर्भाग्य था कि वो यहाँ पे जीत नहीं पाई, हालांकि उनकी जीत क्लियर थी, आप कह रहे हो। इस बार क्या आप कितना आश्वस्त करना चाहेंगे लोगों को जो अगर बीजेपी में विश्वास जताते हैं, उनको कितना आश्वस्त करना चाहेंगे कि इस बार बीजेपी मजबूती के साथ लड़ेगी और यहाँ पे जीतेगी? आप अब की बार 100% नहीं, 110% बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, समय आते ही क्यों जीतेगी, इसके पीछे लॉजिक है। नहीं, इसका मतलब तो ये हो कि आप जो सर्किल है राजस्थान के अंदर, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, क्या वो लहर के अंदर जीतेगी या फिर यहाँ पे आपको लक्ष्मणगढ़ में लगता है लोगों को कि काम कम हुए हैं? यहाँ पे अपन मैं देख रहा था यहाँ की व्यवहार की राजनीति चल रही है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि गोविंद सिंह जी का व्यवहार जो है वो बड़ा ही रूड है। जो आपने बताया वो सभी बातें सिर्फ अपने लोगों का काम करवाते हैं, लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा कार्य मैं तो मानता हूँ कि एक शिक्षक का बेटा होकर के गोविंद जी ने और शिक्षकों की जो बेइज्जती की वो इतिहास में दोबारा हमें देखने के लिए नहीं मिल सकती। इतनी बेइज्जती एक शिक्षक के बेटे को इन अध्यापकों को नहीं करनी चाहिए थी, ये सबसे बड़ी उनकी गलती थी। फिर जो पेपर घोटाले में अपने लक्ष्मण को नत्थी का बड़ा बनाने का जो काम किया, अपने ही आदमियों को धकालना, उनको भगाना, उनको अपशब्दों से बोलना, ये गोविंद जी का जो व्यवहार है उससे लक्ष्मण की जनता परेशान हो चुकी है। जैसे आप जाएंगे, अगर बीजेपी का आदमी, मैं या मेरे कोई आदमी जाएंगे तो बगैर पैसे लिए आज भी काम नहीं होते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात, चाहे पटवारी हों या गिरदावड़ हों या अन्य जो कर्मचारी हैं। थाने में जाएंगे, अगर रोहतास राजी का फ़ोन से कोई बात करवा देंगे तो कोई भी मसला हल हो सकता है। अदरवाइज कोई बीजेपी का आदमी जाता है या लोकल कोई आदमी जाता है, उसकी एक मोटरसाइकिल को भी खड़ा करवा लिया और 1000 रुपये देकर को छुटाना चाहें, नहीं छुड़वा सकते। दूसरी बात है, अगर गोविंद जी की सहमति होती है ऊपर से तो ही छोड़ते हैं, अदरवाइज विपक्ष का कोई आदमी है तो उसकी मोटरसाइकिल भी नहीं छोड़ते हैं पुलिस वाले। इस प्रकार का ये भ्रष्टाचार है, इनका तांडव मचा रखा है गोविंद जी। जनता बहुत परेशान हो चुकी है। अभी जो सरकार जो एक राहत कैंप, जो बजट के अंदर जितनी भी जो सस्ती चीजें जिनको देनी थी, राहत कैंप के थ्रू इनको इम्प्लीमेशन जो किया जा रहा है वो राहत कैंप के थ्रू किया जा रहा है। क्या मानते हैं आप, राहत कैंप की जरूरत थी क्योंकि सरकार के पास डाटा तो अवेलेबल है? अगर किसी को 500 रुपये में सिलेंडर सरकार को देना है तो जिस किसी को देना है उसके डाटा सरकार के पास में है। बिजली 50 यूनिट फ्री करनी है या 100 यूनिट अगर फ्री करनी है तो उसके डाटा सरकार के पास पहले से पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जगह जगह ये झुंपड़ियाँ बना करके और लोगों को गुमराह करने का काम ये सरकार कर रही है। आपको पता है, आज एक पंचायत में 2 दिन कैंप लगेगा, वहाँ पर टेबल कुर्सी का चार्ज लगेगा, टेंट का किराया लगेगा। अधिकारी जो हैं वो 2 घंटा के लिए आएंगे, लोगों से मिलेंगे, मिल के वापस चले जाएंगे। उसमें लोगों की क्या भलाई होने वाली है? सिर्फ ये जाति सरकार लोगों को गुमराह कर रही है कि हम आपको ये राहत देंगे, वो राहत देंगे। अगर राहत ही देनी है तो सरकार वहाँ पर भी दे सकती है, लोगों को गुमराह करने की जरूरत कहाँ है इसको? मतलब आपके हिसाब से राहत जो कैंप जो लगाए जा रहे हैं, इनका मतलब कोई औचित्य नहीं है? कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पे हमने देखा इसी रेस्टोरेंट पे, जिस जगह पे अभी बैठे हैं हम लोग, फतेहपुर रोड पे, ये इस प्रतिष्ठान पे आपके कार्यालय पे बड़े बड़े नेता आते हैं। यहाँ पे वसुंधरा राजे आई हैं और भी जितने भी यहाँ पे बड़े नेता हैं वो लगभग यहाँ पे पहुँचे हैं।
क्या कारण है, क्या ये चल क्या रहा है अंदर? हमारी पार्टी के नेता तो हमारे आदमी हैं, तो वो तो आएंगे ही जी। भाई, चाहे हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, या फिर हमारे पार्टी के चाहे एमएलए हो, एमपी हो, या पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, तो हम तो उनके पास सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि हम सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और इस रोड से कभी भी वो जाते हैं तो हमें फ़ोन करते हैं कि गोदारा जी आप कहाँ हैं। तो जब वो शिकर से आते हैं या बीकानेर से आते हैं तो 2 मिनट छोटे कार्यकर्ता के पास में आकर के मिलना उनको भी अच्छा लगता है। साथ में यहाँ पे हरिराम जी रणवा भी काफ़ी सक्रिय है, और सुनने में ये भी आता है कि जो सुभाष जी महरिया हैं वो भी कांग्रेस से वापस यहाँ बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वो यहाँ पे आने वाले। तो आप इन सब के बीच में एक कार्यकर्ता होने के साथ में, एक मजबूत कार्यकर्ता होने के साथ खुद को कहाँ देखते हैं? दिनेश जी जो हैं उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, बहुत ही शानदार लड़ा, 34 वोटों से हार गए, वो एक अलग बात है। उसके बाद में दूसरा चुनाव लड़ा, तीसरे चुनाव में भी 76,000 वोट लिए। ये वोट जो है वो पार्टी के खाते में गए, बहुत अच्छी बात है। आज के दिन हमारे नेता के रूप में हम उनको मानते भी हैं, 5 साल तक नेता वही रहेंगे, कहने का मतलब 4 महीने और बचे हैं, 4 महीने तक हमारे नेता वही रहेंगे। उसके बाद में पार्टी टिकट किसको देती है वो हाईकमान सेट करेगी। हरिराम जी जो हैं वो भी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बीच में आप सुभाष जी के बारे में कह रहे हैं, आप नहीं कई आदमी कहते हैं, तो सुभाष जी की बातें मैं सोचता हूँ करते क्यों आप? सुभाष जी एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आज के दिन, तो वो यहाँ आएंगे कैसे कह सकते हैं आएंगे? फिर गोविंद जी यहाँ जाएंगे, सुभाष जी क्यों आएंगे? आप जो पत्रकार होते हैं मतलब पूरी तरीके से इस चीज को नेगलेक्ट करते हैं कि सुभाष महरिया यहाँ पे आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं, क्यों आएंगे? बीजेपी पार्टी ज़्यादा अच्छी है तो फिर वो छोड़ के क्यों गए? फिर कांग्रेस में रहकर यहाँ क्यों आएंगे? अगर सुभाष महरिया आज देश के कद्दावर नेता हैं कांग्रेस में, वो अगर बीजेपी में आते हैं तो हो सकता है गोविंद जी बीजेपी में आ जाएंगे। तो मतलब क्या मतलब बीजेपी को भी ये नाती बड़ा बनाना चाहते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये स्पष्ट आप ये क्लियर कर रहे हो कि यहाँ से सुभाष महरिया का कोई चांस नहीं है बीजेपी से? नहीं, सुभाष महरिया जगह यहाँ से एमएलए चुनाव लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? बैठते रहेंगे? बिल्कुल हम नहीं लड़ पाएंगे क्या? जिंदगी भर हम उनके पीछे रहेंगे क्या? तो क्या लक्ष्मण की जनता में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो यहाँ से कोई चुनाव लड़ सके? या बीजेपी कार्यकर्ता में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चुनाव लड़ सके? कांग्रेस से लाकर चुनाव लड़ेंगे क्या हम? कत्ते बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। ये जो बीजेपी है उसमें से कोई ना कोई आदमी पैदा होगा और जो चुनाव लड़ेगा और शानदार तरीके से चुनाव जीतेगा, कमल खिलेगा लक्ष्मण की बार। तो ये सुभाष जी आएंगे तो क्या क्या होगा? ये पत्रकार आप ही पूछते हैं, हम तो कहते हैं कि आज कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो, और कांग्रेस छोड़कर कभी भी बीजेपी में नहीं आएंगे। आप क्यों कहते आएंगे? मैं तो कहता हूँ गोविंद जी आ जाएंगे, फिर वो क्यों आएंगे? देखिए रतनलाल जी इस चीज को पूरी तरह से नकारते हैं कि सुभाष महरिया लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से अगर बीजेपी के कैंडिडेट हो तो ये फिर तो उसके बाद में ये ऐसा हो सकता है कि ये बिल्कुल ऐसा है कि गोविंद सिंह जी डोटासरा भी यहाँ पे हो सकता है बीजेपी से चुनाव लड़ ले, यानी कि ये इम्पॉसिबल सी बातें हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे दिनों से ये चीजें चलती आ रही है कि सुभाष महरिया बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से। हालांकि वहां पे कुछ ये भी चीजें हैं कि कांग्रेस से अगर सीकर में कांग्रेस से उनको इनकी टिकट अभी क्लियर नहीं है। आपको क्या लगता है सीकर से कितने मजबूत हैं सुभाष महरिया? ये भी आप कमेंट सेक्शन जरूर रखिएगा। क्या वहां पे उनको कांग्रेस से टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो हो सकता है लक्ष्मणगढ़ की तरफ आए, ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन रतनलाल जी गोदारा इस चीज का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, बीजेपी के अंदर यहाँ पे हमने देखा है कि एक बड़ा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है यहाँ पे, और वो सारे वोट जो है वो लगभग क्लियर है कि वो कांग्रेस को जाएंगे। आप इसको किस रूप में मानते हैं? क्या चुनौती? ये सब गलत है। अल्पसंख्यक जो हैं वो कांग्रेस के बंधे हुए नहीं हैं। लोगों को पहले एक तरह का माहौल फैला रखा था कि एससी वोट और जो मोहम्मदन वोट हैं वो कांग्रेस के हैं। अभी जनता शिक्षित हो गई है, सब लोग समझदार हो गए हैं। कांग्रेस तो बुढ़ी हो चुकी है, अभी कांग्रेस में जाना भी एक तरह का पाप है, इसलिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि आज अल्पसंख्यक मोर्चा या मुस्लिम जो भाई हैं वो बीजेपी के साथ हैं, हमारे साथ हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि खीरवा गांव है जो लक्ष्मण में एक मुस्लिम गांव है जिसमें हिंदू नाम मात्र के हैं, उसने हमें हजारों वोट दिए हैं, और उनके जो भाई हैं वो भी हमारे साथ प्रचार में खूब मेहनत की थी। इसलिए मैं नहीं मानता कि मुसलमान कांग्रेस के साथ है, मैं कहता हूँ कि आधे मुसलमान बीजेपी के साथ में हैं, और एससी जो वोट बैंक है वो भी आधा बीजेपी के साथ है। वो पुरानी बातें हो चुकी हैं भाई साहब।
कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो चुकी है, कांग्रेस अब राजस्थान से ख़त्म होने वाली है, दोबारा कभी उठने वाली भी नहीं है। आप पत्रकार महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि ये बूढ़ी पार्टी है, इसको छोड़ करके आप भी कह रहे हैं सुभाष जी से भाग के निकल रहे हैं। अगर मजबूत होती तो यहाँ निकल के आने की बातें क्यों चलती? इसलिए कांग्रेस की बातें कभी करने की जरूरत नहीं है। एक मरी हुई कोई चीज़ होती है, उसके बाद बराबर ही समझो ख़त्म हो चुकी है। एक आखिरी सवाल, रतनलाल जी, यहाँ पे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप सबसे पहले प्रायोरिटी में रखेंगे अगर आपको जनता या फिर बीजेपी आपको मौका देती है तो? मुद्दे से पहले जनता का जो आत्मसम्मान है वो बढ़ाने का पहले हम काम करेंगे। जो आदमी वोट देता है उसके दिल को जीतना जरूरी है। भले ही सड़क एक कम हो जाए, चाहे कोई स्कूल सीनियर न बने, कोई कहीं पे इंटरलॉक न बने, लेकिन जो मतदाता हैं, जो वोट देते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ना चाहिए और वो काम सबसे आपको क्या लग रहा है अभी कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं हो रहा? कांग्रेस के राज में आदमियों का या लोगों का या जो वोट देने वाले जो लोग हैं उनका मान सम्मान गिर चुका है, इसलिए लोग कांग्रेस के दूर भाग रहे हैं। इम्प्लीमेशन जो होता है वो कितना % तक बीजेपी करती है कंपेरेटिवली कांग्रेस की तुलना में? देखो, बीजेपी जो है वो जो समस्याएं 15 साल से लखनऊ में चल रही हैं, उन समस्याओं को पहले इकट्ठी करके और जो ही हमारा यहाँ पर फूल खिलता है बीजेपी का, तो हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के जो जो हमारी समस्या हैं उनका एक प्रस्ताव बनाएंगे और उन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निराकरण करने का काम करेंगे। चाहे टिकट किसी को मिले, आप किसी को मिले, हम सब एक हैं और एक रहेंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस से मरी हुई पार्टी से कोई लाके यहाँ पर छोड़ा जाए। मतलब आप बाहरी का मतलब कांग्रेस, बाहरी का मतलब कांग्रेस से नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में बहुत लड़ रहे हैं, फिर कांग्रेस से लाने की जरूरत कहाँ है? जी। तो साथियों, आज की इस वीडियो पर आप राय जरूर रखिएगा और रतनलाल जी की जो भागीदारी है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी अभी तक टिकट को लेकर हमेशा संशय में बना के रखती है, लास्ट एंड टाइम पे पता चलता है कि टिकट किसको मिलनी चाहिए, किसको मिल जाती है। फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आप रतनलाल जी को अगर पर्सनली रूप से जानते हो, आप लक्ष्मणगढ़ की जनता, आसपास के लोगों में, तो उनका व्यक्तित्व कैसा है, आपको क्या लग रहा है, क्या इनको मौका मिलना चाहिए और बीजेपी के लिए आप कितनी उम्मीदें रखते हैं, कांग्रेस के काम से आप कितने संतुष्ट हैं, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी ऐसी शख्सियत के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।